हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमय और हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई का रिवीजन कर रहे हैं। पिछला वीडियो आप लोग देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, तब ये आज का रिवीजन ज्यादा समझ में आएगा। तो आज हम लोग क्या रिवाइज करने जा रहे हैं? आज हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई का सेक्शन 13। सेक्शन से इतना मतलब नहीं है, पर मैंने आपको बताया था कि प्लेस ऑफ सप्लाई में मेजर 4 सेक्शन है, 10, 11, 12, 13। 10 और 11 गुड्स के लिए है, 12 और 13 सर्विसेज के लिए है। 12 जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, 12 कब अप्लाई होता है, सेक्शन 12 कब अप्लाई होता है? जब सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया में लोकेटेड हों। तो अब बात आता है कि दोनों में से कोई अगर इंडिया में लोकेटेड नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा? सेक्शन 12 हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। अब अगर दोनों में से कोई इंडिया में लोकेटेड नहीं है तो सेक्शन 13 से प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा। और आज हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा जब लोकेशन ऑफ सप्लायर या लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया होगा। तो यहां तक क्लियर है? अब हम लोग प्रोविजन को देखते हैं। आ जाते हैं हम लोग अपने नोट्स में। ये प्रोविजन कब लगेगा? ध्यान रखिएगा, ये प्रोविजन तभी लगेगा जब लोकेशन ऑफ सप्लायर या रेसिपिएंट इंडिया में हो। उसमें 12 में क्या था? 12 में था सर, जब और के जगह पे एंड था, मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया में होना चाहिए। यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे है लोकेशन ऑफ सप्लायर और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, दोनों में से कोई अगर इंडिया में है तो कैसे लगेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन कैसे अप्लाई करेंगे और प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों निकालना जरूरी है? आप लोग सबको पता है। प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना इसीलिए जरूरी है बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई के बाद हमें पता चलता है कि वो इंटरस्टेट सप्लाई होगा या इंट्रास्टेट सप्लाई होगा, और उस हिसाब से वो टैक्स कैलकुलेट होगा। टैक्स तो रेट तो सेम ही रहेगा, पर कौन सा टैक्स का लेवी होगा, कौन से स्टेट को टैक्स मिलेगा, वो उस पर ही डिपेंड करता है। यहां तक क्लियर है? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका, एक एक करके हम लोग सारा प्रोविजन को देखते हैं। सबसे पहला है डिफॉल्ट प्रोविजन। डिफॉल्ट प्रोविजन कब अप्लाई होता है? डिफॉल्ट प्रोविजन तब अप्लाई होता है जब नीचे दिया हुआ स्पेसिफिक केस में कोई सर्विस कवर्ड नहीं है, तो फिर डिफॉल्ट प्रोविजन अप्लाई होता है। अगर कोई गुड्स का केस है तो गुड्स के केस का तो यहाँ बात ही नहीं हो रहा है। गुड्स का केस तो सर 10 और 11 में डिस्कस हो ही गया। सेक्शन 12 और सेक्शन 13 किसका बात करता है? सर्विस का बात करता है। सेक्शन 13 कब अप्लाई होगा? जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों में से कोई एक इंडिया में हो। उल्टा मतलब क्या है? दोनों में से कोई एक इंडिया में नहीं हो। तो डिफॉल्ट प्रोविजन क्या है? डिफॉल्ट प्रोविजन बोलता है अगर कोई नीचे का स्पेसिफिक प्रोविजन अप्लाई नहीं हो रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा रेसिपिएंट ऑफ सर्विस का लोकेशन। जो सर्विस का रेसिपिएंट है उसका लोकेशन हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर उसका लोकेशन नहीं दिया हुआ है, नहीं पता है, नहीं पता है का क्या मतलब है? वो क्या धरती पे रहता नहीं है? नहीं, उसका लोकेशन जो है, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस का लोकेशन जो है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर नहीं पता है तो आपको अपना पता है ना, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो अगर पता है तो रेसिपिएंट का लोकेशन, नहीं पता है तो सप्लायर का लोकेशन। सेम ही है आपका, जैसा सेक्शन 12 में हम लोग पढ़े थे। 12 और 13 लगभग लगभग सेम है, बस 12 में बहुत सारे केस में रजिस्टर्ड पर्सन के लिए अलग से स्पेसिफिक प्रोविजन दिया हुआ था। यहाँ पे रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सेक्शन 13 में, बस वही मोटा मोटी डिफरेंस है, अदरवाइज लगभग सेम है। नेक्स्ट आता है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। एक चीज और, अगर आप इसे एक्ट से मिलाएंगे तो आपका सिक्वेंशियली मैच नहीं किया जाएगा। एक तरीके के सर्विस, एक तरीके का कॉन्सेप्ट जहां पे अप्लाई हो रहा है उसको एक जगह रखा गया है, ठीक है। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का सर पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस रजिस्टर्ड के केस में, अनरजिस्टर्ड के केस में अलग, पर यहाँ पे रजिस्टर्ड का तो कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। तो जो अनरजिस्टर्ड के केस में पढ़े थे वहां पे हम लोग वही यहाँ पे भी हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या पढ़े थे? अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है तो प्लेस वेयर पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कंटिन्यूअस जर्नी फॉर अ कन्वेंस फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी। तो जिस जगह पे पैसेंजर उस कंटिन्यूअस जर्नी के लिए ऑन बोर्ड करते हैं, एम्बार्क करते हैं, वही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। जिस जगह से वो चढ़ते हैं, जिस जगह से वो बोर्ड करते हैं। बोर्डिंग, एक्चुअली बोर्डिंग यहाँ पे नहीं यूज किया हुआ है। आप पैसेंजर इम्बार्क्स, आपको समझाने के लिए मैंने बोर्डिंग का यूज किया, पर आप यही लिखेंगे कि जहां से पैसेंजर इम्बार्क करते हैं कॉन्टिन्यूअस जर्नी के लिए। रिटर्न टिकट का क्या पढ़ा था? वहां पे हमने रिटर्न टिकट, अगर एक साथ भी आने और जाने का दोनों का टिकट ले लिए फिर भी रिटर्न टिकट को सेपरेट जर्नी मानेंगे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आइए, सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस। पूरा पूरा सेम है सर। सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, कोई कन्वेंस पे आपको कोई सर्विस मिल रहा है, वैसा सर्विस
इंक्लूडिंग वैसा सर्विस जो कि होली और सब्सटेंशियली कंज्यूम हो जाएगा जब आप बोर्ड में हैं। तो भी बोर्ड मतलब क्या होता है, ऐसे कोई भी कन्वेंस में है, जैसे आप फ्लाइट में हैं, ट्रेन में है, कहीं पे आप बोर्ड किए हुए हैं और उस कन्वेंस में ही आपको कोई सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसको अगर आप होली और ऐसा कोई भी सर्विस में वैसा भी कोई सर्विस इंक्लूड है जिसको आप होली या सब्सटेंशियली कंज्यूम कर लेंगे आप बोर्डिंग के टाइम पे, जैसे सर रेस्टोरेंट सर्विस, आपको खाना परोसा जा रहा है, अगर खाना बना के उसमें परोसा जा रहा है तो वो कैसा सर्विस है सर, रेस्टोरेंट सर्विस है, और उसको आप सब्सटेंशियली कंज्यूम कर ही लेंगे जब ऑन बोर्ड है आप। तो उस केस में क्या पढ़े थे, जैसा वहां पढ़े थे वैसा ही, फर्स्ट स्केड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी। तो फर्स्ट स्केड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर जहां पे है उस कन्वेंस का, वही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जांपल कोई ट्रेन अगर आपकी दिल्ली से खुल के आपकी मान लीजिए गुवाहाटी तक जाती है और बीच में आप कहीं बोर्ड करते हैं, मान लीजिए मैं कहीं बीच में दूसरे स्टेशन पे बोर्ड करता हूँ, लखनऊ में अगर बोर्ड करता हूँ, तो अगर वहां पे मैं उस बोर्डिंग के दौरान, मतलब जब तक मैं उस कन्वेंस में हूँ, मुझे कोई सर्विस उसमें मिलता है जिसको मैं, और उसमें वैसा भी सर्विस इंक्लूड है जिसको मैं होली या सब्सटेंशियली कंज्यूम कर लूंगा, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सर, दिल्ली, बिकॉज फर्स्ट स्केड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस इज दिल्ली। समझ आ गया? नेक्स्ट है बहुत इजी, सर्विसेज सप्लाइड बाय बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी। एनबीएफसी का डेफिनेशन भी दिया हुआ है, आप अभी उसको इग्नोर करिए, आप बस इतना समझिए बैंकिंग कंपनी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, एनबीएफसी कर रही है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसको कर रही है सर, अकाउंट होल्डर्स को। वेरी इंपॉर्टेंट, सर्विस किसको प्रोवाइड किया जा रहा है, अकाउंट होल्डर्स को, ऐसे किसी को नहीं, मतलब किसी को भी कोई सर्विस प्रोवाइड कर दी है वो यहाँ पे कवर नहीं है। सर्विसेज सप्लाइड बाय बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी टू अकाउंट होल्डर्स। क्या हो जाएगा सर प्लेस ऑफ सप्लाई, जो बैंकिंग कंपनी का लोकेशन है, जो सप्लायर का लोकेशन है, वही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। एक और सर्विस है यहाँ पे, सर्विसेज कंसिस्टिंग ऑफ हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का सर्विस है, जैसे कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इंक्लूडिंग ये, बट एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट्स एंड वेसल्स। एयरक्राफ्ट्स और वेसल्स का हायरिंग यहाँ पे कवर नहीं है। कितने पीरियड का हायरिंग सर, 1 महीना का हायरिंग। 1 महीने तक का हायरिंग अगर करते हैं तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे, ऐसे करेंगे सर। तो सर्विस क्या है, सर्विस है हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल कोई बस हो गया, सर्विस कंसिस्टिंग ऑफ हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन क्या, अदर देन एयरक्राफ्ट और वेसल। याद रखना है हायरिंग कितने टाइम तक का है सर, हायरिंग है 1 महीने तक का। क्या हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। पहले इसमें एक और प्रोविजन हुआ करता था इंटरमीडिएट सर्विस का, जिसको अब ओमिट कर दिया गया है, ठीक है, तो आपको पढ़ना नहीं। तो सर्विस क्या था सर, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इट्स अकाउंट होल्डर्स। नेक्स्ट क्या है, हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये दोनों में केस में सप्लायर ऑफ सर्विस हो जाएगा। एक क्लैरिफिकेशन है, क्लैरिफिकेशन क्या है, अवर प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला will not apply in case of custodial service provided by banks to foreign portfolio investors। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को कोई कस्टोडियल सर्विस प्रोवाइड करती है बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो वहां पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं जिनको सप्लाई किया जा रहा है, वो अकाउंट होल्डर्स ट्रीट नहीं किए जाते हैं। और अगर अकाउंट होल्डर्स नहीं है तो स्पेसिफिक प्रोविजन में फॉल नहीं करेंगे, और कहां पे तब आ जाएंगे, तब आ जाइए डिफॉल्ट प्रोविजन, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट नॉट अवेलेबल, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। परफेक्ट, आगे बढ़े। आगे OIDAR सर्विस। OIDAR सर्विस क्या होता है, इसको हम लोग आगे जानेंगे जब इसके रिलेटेड इसका एक स्पेसिफिक प्रोविजन पढ़ेंगे। अभी आप प्लेस ऑफ सप्लाई पे ध्यान दीजिए, अभी इसलिए नहीं जानेंगे क्योंकि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन ही बहुत बड़ा है, तो उसमें और क्या होता है, कौन सा सर्विस आएगा नहीं आएगा वो कवर करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए जस्ट इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके रिलेटेड एक कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन अलग से भी दिया हुआ है, वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस होता है OIDAR सर्विस। इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। जो रेसिपिएंट का लोकेशन है वही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इसमें तो मुश्किल क्या था, आप तो बोले बहुत बड़ा प्रोविजन दिया है, तो सिंपल है, OIDAR सर्विस मतलब का प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। तो रुकिए जरा, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस का जो लोकेशन है उसके बारे में इतना दिया हुआ है
कि रेसिपिएंट शैल बी डीम्ड टू बी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, रेसिपिएंट को मान लिया जाएगा कि वो टैक्सेबल टेरिटरी में है अगर इफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, नीचे दिए हुए 7 कंडीशंस में कोई भी 2 नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो रेसिपिएंट को मान लिया जाएगा कि वो टैक्सेबल टेरिटरी में ही लोकेटेड है। और अगर टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई उसका टैक्सेबल टेरिटरी यानी कि इंडिया हो जाएगा, और अगर सप्लायर भी यहाँ पे है तो यहाँ पे टैक्स लग जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें से अगर कोई 2 नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो उसको मान लिया जाएगा कि रेसिपिएंट कहाँ पे है, इंडिया में लोकेटेड है, मतलब टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। आरओएस जहाँ पे हम लोग यूज किए वो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है, टीटी मतलब टैक्सेबल टेरिटरी। एक एक करके देखते हैं, इसमें कोई हाथी घोड़ा कुछ नहीं है, बहुत इजी कंडीशन है, बस देखना है, याद थोड़ा सा कर लेना है। लोकेशन ऑफ एड्रेस प्रेजेंटेड बाय रेसिपिएंट ऑफ सर्विस थ्रू इंटरनेट इज इन टैक्सेबल टेरिटरी, जो लोकेशन प्रेजेंट किया जा रहा है रेसिपिएंट ऑफ सर्विस के द्वारा इंटरनेट के थ्रू वो टैक्सेबल टेरिटरी में है। टैक्सेबल टेरिटरी में है तो सर ले ही लो टैक्सेबल में, फिर क्या दिक्कत है, अगर वो यहाँ पे ही बंदा है तो फिर यहाँ पे इस देश को ही टैक्स मिलना चाहिए उसका। परफेक्ट। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्टोर वैल्यू कार्ड, चार्ज कार्ड, स्मार्ट कार्ड और एनी अदर कार्ड, कोई भी कार्ड है सर, इतना नाम याद, कोई भी कार्ड जिससे रेसिपिएंट पेमेंट सेटल कर रहा है वो कार्ड इंडिया में इशू हुआ है। पहला क्या था, जो लोकेशन ऑफ एड्रेस प्रेजेंटेड थ्रू इंटरनेट, सर इंटरनेट से जो एड्रेस प्रेजेंट कर रहा है वो टैक्सेबल टेरिटरी का ही, आप याद रखिए क्योंकि एड्रेस से मिलता जुलता 2-3 पॉइंट आपको मिलेगा। सेकंड क्या है, सेकंड क्या है सर, सेकंड क्या है, जिस कार्ड से पेमेंट सेटल हो रहा है वो टैक्सेबल टेरिटरी में इशू किया गया है। बिलिंग एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इन द टैक्सेबल टेरिटरी, बिलिंग एड्रेस टैक्सेबल टेरिटरी में है, बिलिंग एड्रेस अगर टैक्सेबल टेरिटरी में है तो बंदा तो यहीं पे है। द आईपी एड्रेस ऑफ द डिवाइस इशूड बाय द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इन द टैक्सेबल टेरिटरी, आईपी एड्रेस जो जिस डिवाइस का यूज करके जिस डिवाइस का रेसिपिएंट ऑफ सर्विस यूज करके सर्विस ले रहा है उसका आईपी एड्रेस कहाँ पे है, टैक्सेबल टेरिटरी में, इंडिया में। The bank of the recipient of service in which account used for payment is maintained is in taxable territory, जिस बैंक से रेसिपिएंट ऑफ सर्विस पेमेंट कर रहा है, जिस बैंक का यूज करके रेसिपिएंट ऑफ सर्विस पेमेंट कर रहा है वो कहाँ का है, वो कहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है, वो टैक्सेबल टेरिटरी में मेंटेन किया जा रहा है। द कंट्री कोड ऑफ द सिम कार्ड यूज्ड बाय द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज ऑफ टैक्सेबल टेरिटरी, तो जो कंट्री कार्ड नहीं, कंट्री कोड, जो सिम कार्ड का कंट्री कोड है, इंडिया का क्या होता है कंट्री कोड, पता ही है आपको। तो जिस कंट्री कोड का यूज किया जा रहा है सिम कार्ड में, जो सिम कार्ड रेसिपिएंट ऑफ सर्विस यूज कर रहा है उसका कंट्री कोड इंडिया का है, मतलब वो इंडिया का ही है। यहाँ पे इतना कंडीशन क्यों दिया गया, बिकॉज सर सब कुछ ऑनलाइन होता है, यहाँ पे कुछ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब हम लोग OIDR सर्विस को समझेंगे तो OIDR सर्विस एक ऐसा सर्विस है जिसमें फिजिकल कुछ भी जरूरी नहीं है, मतलब मिनिमल फिजिकल उसमें इंटरेक्शन है, इन्वॉल्वमेंट बोलिए या इंटरेक्शन बोलिए, जो भी बोलिए, उसमें फिजिकल बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए इसमें इतना कुछ दिया गया, बिकॉज सब कुछ लगभग ऑनलाइन ही होता है। उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे, पर तब तक के लिए आप ऐसा समझिए कि इतना क्यों दिया हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट कंडीशन क्या है, 7 में से सर 7 में से कितना 2 करना है, नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएगा तो रेसिपिएंट को मान लिया जाएगा कि वो टैक्सेबल टेरिटरी में है। लोकेशन ऑफ द फिक्स्ड लाइन थ्रू विच सर्विस इज रिसीव्ड बाय द रेसिपिएंट इज इन द टैक्सेबल टेरिटरी, जिस फिक्स लाइन के थ्रू रेसिपिएंट सर्विस को रिसीव कर रहा है वो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। 7 कंडीशन क्या था, एड्रेस, लोकेशन ऑफ एड्रेस जो वो प्रेजेंट करता है इंटरनेट के थ्रू, लोकेशन ऑफ एड्रेस प्रेजेंटेड थ्रू इंटरनेट इज इन टैक्सेबल टेरिटरी, एड्रेस जो वो खुद प्रेजेंट करता है इंटरनेट के थ्रू वो क्या है, टैक्सेबल टेरिटरी में है। बिलिंग एड्रेस टैक्सेबल टेरिटरी में है, आईपी एड्रेस टैक्सेबल टेरिटरी में है। 3 चीज याद रखिए, लोकेशन जो वो इंटरनेट के थ्रू प्रेजेंट करता है वो टैक्सेबल टेरिटरी में, आईपी एड्रेस टैक्सेबल टेरिटरी में और बिलिंग एड्रेस टैक्सेबल टेरिटरी में है। 2 पॉइंट बैंक से है सर, क्रेडिट कार्ड या कोई भी कार्ड जिससे पेमेंट वो सेटल करता है वो कौन से टेरिटरी में इशू किया गया है, टैक्सेबल टेरिटरी में इशू किया गया है। जिस बैंक से वो पेमेंट सेटल करता है वो बैंक कहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है, वो बैंक टैक्सेबल टेरिटरी में मेंटेन किया जा रहा है। 2 पॉइंट इंटरनेट से है सर, सिम से रिलेटेड है, नेटवर्क से रिलेटेड है। सिम कार्ड जो वो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस यूज कर रहा है उसका जो कंट्री कोड है वो कहाँ का है, टैक्सेबल टेरिटरी का, और जो फिक्स लाइन के थ्रू सर्विस रिसीव कर रहा है वो है
आपका टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड। कोई भी दो नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो मान लिया जाएगा क्या कि वो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। सर एड्रेस से 3 पॉइंट, बैंक से रिलेटेड 2 पॉइंट और इंटरनेट या नेटवर्क से रिलेटेड 2 पॉइंट। तो 3 2 5 और 2 7। क्लियर है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का हम लोग तो और अच्छा से समझ आएगा। नेक्स्ट प्रोविजन केस नंबर 6 देखिए सर। कोई एक ऐसा सर्विस किसी गुड्स के रिस्पेक्ट में सप्लाई किया जा रहा है जो सप्लाई करने के लिए उस गुड्स का फिजिकली अवेलेबल कराना जरूरी है। Services supplied in respect of goods which are required to be made physically available by the recipient or any other person on his behalf in order to provide that service। कोई ऐसा सर्विस सप्लाई किया जा रहा है, किसी गुड्स के रिलेटेड कोई एक ऐसा सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है जिस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए उस गुड्स का फिजिकल अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल दें सर आपको, एग्जाम्पल सर कार का सर्विसिंग कराना, बिना कार लिए जाए हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता है। तो उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जिस गुड्स कार में वो सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, कार के रिस्पेक्ट में वो सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, तो उस कार में जो वो सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, उस कार में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वहां कार का फिजिकली अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। समझ आ गया? एक और सर्विस है जिसमें अब इस बार कोई गुड्स नहीं, इस बार कोई आदमी है। सर्विसेज सप्लाइड टू एन इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल को कोई सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, सेम सर जिसके वो फिजिकल प्रेजेंस चाहिए। फिजिकल प्रेजेंस किसका चाहिए? उस आदमी का जो रेसिपिएंट है उसका, या एनी अदर पर्सन ऑन दैट बिहाफ, ऑन हिज बिहाफ। तो पहला केस में क्या था, कोई गुड्स के रिस्पेक्ट में कोई सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा था जिस गुड्स को फिजिकली अवेलेबल कराना जरूरी है। कौन अवेलेबल कराएगा? रेसिपिएंट, या रेसिपिएंट के बिहाफ पे कोई भी पर्सन। दूसरा केस क्या है सर? सर्विसेज सप्लाइड टू एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को कोई सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है विच रिक्वायर द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ। एग्जाम्पल दें सर सेकंड वाला केस का, मुझे हेयर कट कराना है। अब मुझे अगर हेयर कट कराना है, मुझे हेयर कट कराने के लिए मेरा वहां जाना जरूरी है, बिना मेरे गए मेरा हेयर कट नहीं हो सकता है। तो माई फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी देयर, माई फिजिकल प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड in case of haircut service. So in this case where haircut service is provided, not only haircut, any service which is supplied to an individual which require the physical presence of the recipient or any other person, मेरा ही होना जरूरी नहीं है। मैं कहा, मैंने किसी को बोला आप इसका हेयर कट कर दीजिए, पैसा मैं आपको दूंगा, तो सर्विस तो मुझे ही मिल रहा है, पर वो वहां पे फिजिकली जाना किसका जरूरी है? मेरा जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि हेयर कट तो मेरा होगा नहीं, पैसा मैं दूंगा, पर हेयर कट मैं बोला किसी मिस्टर सी का कराना है, आपका ही कराना है मान लीजिए, तो आप जाके हेयर कट करा लिए, पैसा तो बिल तो मुझे करेगा वो, पर वहां आपका किसका फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है? जिसका जो सर्विस रिसीव करेगा, मतलब जो रेसिपिएंट या कोई अदर पर्सन मेरे बिहाफ पे वो जाएगा वहां। इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? ये प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा जहां ये सर्विस परफॉर्म किया जा रहा है। सर्विस कहाँ परफॉर्म किया जा रहा है? अगर सैलून में किया जा रहा है तो सैलून का जो लोकेशन है वही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, या जिस गुड्स का जैसे भी है। तो कोई एक ऐसा सर्विस जहां पे गुड्स का या इंडिविजुअल का फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड है, गुड्स कौन प्रोवाइड करेगा? रेसिपिएंट, या रेसिपिएंट के बिहाफ पे कोई आदमी। और फिजिकल प्रेजेंस इंडिविजुअल के केस में किसका जरूरी है? रेसिपिएंट का या कोई अदर पर्सन उनके बिहाफ पे। परफेक्ट है। एक नोट है इसमें, बहुत अच्छा नोट है, द प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन जो ऊपर दिया गया, ये नहीं कि कोई पूरा दुनिया में जितना मैंने आपको पढ़ाया प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन कोई नहीं अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है। जो ऊपर हमने डिस्कस किया वो प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा where goods are temporarily imported into India for repairs or any other treatment or process and are exported without put to any use in India। कोई गुड्स को इंपोर्ट किया जा रहा है टेम्पोरली, आउट ऑफ इंडिया से हम लोग इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं, पर टेम्पोररी पर्पस पे, परमानेंटली उसको इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो उसको इंडिया में इंपोर्ट क्यों किया जा रहा है? रिपेयर्स के लिए, या कोई और ट्रीटमेंट या प्रोसेस उस पर किया जाएगा। कोई ट्रीटमेंट, प्रोसेस या रिपेयर्स के लिए उसको इंपोर्ट किया जा रहा है और फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा बिना इंडिया में उसको यूज किए हुए। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई अभी हम लोग जैसे पढ़े, गुड्स
विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फिजिकली अवेलेबल है यहाँ पे। अगर इसको इंडिया में ला के कर रहे हैं तो जहाँ पे काम होगा इंडिया में काम होगा, इस पे जहाँ पे सर्विस परफॉर्म होगा तो इंडिया में इस पे सर्विस परफॉर्म होता तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाता है, इंडिया हो जाता, और सप्लायर यहाँ पे होता तो इस पे टैक्स लग जाता। पर है तो एक्चुअली, मान लीजिए मैंने पहले कुछ एक्सपोर्ट करा था, उसमें कुछ खराबी आ गया, वो मैं यहाँ पे टेम्पोरली इंपोर्ट करके रिपेयर करके दे दूंगा, तो वो टेम्पोरली अगर इंपोर्ट करता मैं तो यहाँ पे मुझे टैक्स देना पड़ जाता उस सर्विस पे यहाँ पे टैक्स लग जाता। इसीलिए ये प्रोविजन आया कि जब हम किसी गुड्स को टेम्पोररली इंडिया में इंपोर्ट करते हैं रिपेयर्स के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, कोई प्रोसेस के लिए, और उसको बिना यूज किए हुए हम फिर से वापस एक्सपोर्ट कर देंगे तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा तो कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा, डिफॉल्ट प्रोविजन अप्लाई होगा, याद रखिएगा। सेकंड देखिए, व्हेन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मींस, सर्विस जो है रिमोट लोकेशन से प्रोवाइड किया जा रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, गुड्स का लोकेशन जहां जिस टाइम पे सप्लाई किया जा रहा है सर्विस का उस टाइम। मान लीजिए मैं इंडिया में हूँ, आप हैं यूएस में, आपका कोई कंप्यूटर खराब हो गया, आपने मुझे, मैं यहाँ इंडिया में हूँ, मैं रिमोट लोकेशन से आपका कंप्यूटर को ठीक कर दे रहा हूँ। तो इसमें कंप्यूटर एक ऐसा गुड्स है जिसको आपको फिजिकली प्रोवाइड कराना होगा, आप रिमोट मीन्स से कराए, पर कराए तो तभी तो मैं उसमें ठीक ठाक करूंगा। तो आपका कंप्यूटर जहां पे लोकेटेड है वही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ में आ गया? एक बार अब वापस से हम लोग रिवाइज करेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। सर्विसेज प्रोवाइडेड डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डायरेक्टली कोई सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, पहले ही पढ़ लिए हैं, जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है या इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है। क्या क्या इसमें आ जाएगा, इसमें क्या क्या सर्विस आ जाएगा, इसमें जैसे कोई भी डायरेक्टली रिलेटेड सर्विस है, जैसे कोई एक्सपर्ट का, कोई रियल एस्टेट एजेंट का, सर्वेयर का, आर्किटेक्ट का, या फिर कोई एकोमोडेशन है, लॉजिंग है, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। कोई भी सर्विस डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर किया जा रहा है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है या इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है। इसमें ये भी आ जाएगा, ग्रांट्स ऑफ राइट टू यूज इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विसेज फॉर कैरिंग आउट और कोऑर्डिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, आर्किटेक्ट का सर्विस, इंटीरियर डेकोरेशन का सर्विस, ग्रांट ऑफ राइट टू यूज इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को यूज करने का अगर हम राइट किसी को ग्रांट कर रहे हैं तो वो भी इसमें आ जाएगा। कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है, कुछ भी है, सब इसमें आ जाएगा। तो कोई भी सर्विस है बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड विच इज प्रोवाइडेड डायरेक्टली इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो जैसा उस सेक्शन 12 में था वैसा ही सेक्शन 13 में है, प्लेस वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। अब नेक्स्ट केस आता है ऑर्गेनाइजेशन और एडमिशन टू एन इवेंट। सेक्शन 12 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट और एडमिशन टू एन इवेंट दोनों अलग अलग प्लेस ऑफ सप्लाई का रूल था दोनों केस में, पर सेक्शन 13 में यहाँ पे दोनों के लिए एक ही रूल है। ऑर्गेनाइजेशन के केस में रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड होने पे फर्क पड़ता था, एडमिशन के केस में फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ पे कहीं पे नहीं पड़ेगा, सेक्शन 13 में ऐसे भी कहीं पे फर्क नहीं पड़ता है कि आप रजिस्टर्ड हैं या अनरजिस्टर्ड। तो एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एडुकेशनल और एंटरटेनमेंट इवेंट, सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फेयर, एग्जीबिशन और सिमिलर इवेंट्स, नाम कुछ भी दे दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्गेनाइजेशन टू एन इवेंट और एडमिशन टू एन इवेंट और इससे रिलेटेड एंसिलियरी जितना भी सर्विस है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई वही हो जाएगा जहां पे इवेंट हेल्ड हुआ है। तो प्लेस वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड वही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। एडमिशन हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट हो, कुछ भी नाम हो, स्पोर्टिंग इवेंट हो, कल्चरल इवेंट हो, आर्टिस्टिक इवेंट हो, बिजनेस इवेंट हो, साइंटिफिक इवेंट हो, एडुकेशनल इवेंट हो, एंटरटेनमेंट इवेंट हो, कुछ भी हो। एक नोट है इस तीनों के लिए, गुड्स रिक्वायर्ड टू बी मेड फिजिकली अवेलेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी और एडमिशन और ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, अगर ये सर्विस मान लीजिए एक से ज्यादा जगह पे प्रोवाइड किया जा रहा है, एक टैक्सेबल टेरिटरी में या दूसरा टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है, या 5-6 जगह पे किया जा रहा है जिसमें से एक टैक्सेबल टेरिटरी में है, टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया। तो अगर एक उसमें से अगर मोर देन वन लोकेशन पे ये सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है और उसमें से एक भी अगर इंडिया है, एक भी अगर टैक्सेबल टेरिटरी है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी ही हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर ये तीनों सप्लाई मोर देन वन लोकेशन पे प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब इंडिया में भी प्रोवाइड किया जा रहा है, मान लीजिए यूएस में भी किया जा रहा है, दुबई में भी किया जा रहा है, तो 2-3 जगह पे अगर प्रोवाइड किया जा रहा है या एक से ज्यादा कहीं पे भी प्रोवाइड किया जा रहा है, उसमें से सिर्फ एक भी अगर इंडिया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा टैक्सेबल टेरिटरी। नेक्स्ट है अगर मल्टीपल स्टेट्स में प्रोवाइड किया जा रहा है या एक स्टेट और दूसरा यूटी
मतलब एक से ज्यादा स्टेट या यूटी में प्रोवाइड किया जा रहा है तो हर स्टेट के प्रोपोर्शन में वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट है तो उसके हिसाब से, नहीं है तो रूल्स के हिसाब से। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो रूल्स के हिसाब से होगा। रूल्स हम लोग एक साथ बाद में पढ़ेंगे, वो अभी तक हम लोग पढ़े नहीं है कि मैनर ऑफ अपॉर्चनमेंट कैसे होगा, कैसे हम लोग बांटेंगे, किस स्टेट को कितना होगा अगर एग्रीमेंट नहीं है तो वो हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ना बाकी है। इसके साथ ही सेक्शन 13 में जो जितना प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन था वो हमारा खत्म हो गया। उसके बाद बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी जहां पे लगता है, जहां डबल टैक्सेशन को रोकने के लिए और टैक्स को बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ केस में बताएगी जहां पे इफेक्टिव एंजॉयमेंट हो रहा है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो इसमें तीन सर्विस एक्चुअली नोटिफाइड है, दो को यहाँ पे मर्ज किया गया है। एयरक्राफ्ट के लिए अलग था, वेसल्स के लिए अलग था, तो प्रोविजन लगभग एक ही था तो उसको एक साथ यहाँ पे लिखा हो। तो 3 सर्विस नोटिफाई हुआ है, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज में 10 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस डिफाइन किया गया है। इसमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, सेफ्टी असेसमेंट, क्लिनिकल ट्रायल्स ऐसे करके 10 है। तो नाम याद करना इतना जरूरी नहीं, एक बार आप देख लीजिएगा उसको बस। तो 10 आपका R&D सर्विस है किस सेक्टर के लिए? फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए। जब सप्लायर टैक्सेबल टेरिटरी में और रेसिपिएंट नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस के जो सप्लायर हैं वो इंडिया में लोकेटेड है। टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया, तो जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है वो इंडिया है और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट कहाँ है? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया से बाहर है। तो क्या हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। डिफॉल्ट प्रोविजन ऐसे भी अप्लाई होता तो यही परफेक्ट है। The above provision shall apply only if services are supplied as per contract between supplier and recipient. सर्विसेज आर सप्लाइड एज पर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सप्लायर एंड रेसिपिएंट। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस, जो 10 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है वो एज पर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बेसिस पे किया जा रहा है। और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का सारा कंडीशन फुलफिल है एक्सेप्ट प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो हम लोग निकाल ही रहे हैं, तो ये कैसे फुलफिल होगा? तो प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया के अलावा सारा कंडीशन अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का फुलफिल है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में कितना कंडीशन होता है ये सब हम लोग देखेंगे। तो इसके अलावा बाकी कंडीशन अगर फुलफिल किया गया है तो आपका वो प्लेस ऑफ सप्लाई यहां से डिटरमाइन होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस तो पूरा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा आता है मेंटेनेंस एमआरओ सर्विस। एमआरओ सर्विस मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल सर्विस। मेंटेनेंस सर्विस, रिपेयर सर्विस और ओवरऑल सर्विस किसके रिस्पेक्ट में? एयरक्राफ्ट के रिस्पेक्ट में, शिप के रिस्पेक्ट में और दूसरे वेसल, इंजन एंड अदर कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड कोई भी आपका सर्विस है उसके पार्ट से रिलेटेड या कुछ से भी रिलेटेड सब उसी में आ जाता है। तो एमआरओ सर्विस, मेंटेनेंस, एम फॉर मेंटेनेंस, आर फॉर रिपेयर, ओ फॉर ओवरऑल सर्विसेज। मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ एयरक्राफ्ट या वेसल दिया जा रहा है, किसी एक ऐसे आदमी को दिया जा रहा है जो कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में उसका यूज करेंगे, तो इसका भी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बहुत जरूरी है यहाँ पे होना। क्या है? तो जो नोटिफाइड सर्विस था, नोटिफाइड सर्विस में 2 सर्विस था, मतलब 3 था, तो 2 को हम लोग एक में कर लिए हैं। जो एयरक्राफ्ट के लिए अलग था, वेसल के लिए अलग था, तो उसको हम लोग कंबाइन कर लिए, प्रोविजन सेम ही है। तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस ही है। तो बस सर्विस का डिस्क्रिप्शन आपको याद रखना, और कुछ अलग से नहीं भी याद रहेगा तो आप यही लगा के आइए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, 10 सर्विस का वर्ड है। इसमें नाम 1-2 का यहाँ पे लिखा हुआ, बाकी आप आईसीआई का मटेरियल से देख सकते हैं। व्हेन, कब अप्लाई होगा? जब सप्लायर इंडिया में है और रेसिपिएंट इंडिया के बाहर है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का बाकी कंडीशन फुलफिल हो चुका है एक्सेप्ट प्लेस ऑफ सप्लाई बीइंग आउटसाइड इंडिया। और क्या? और है कि जो सर्विस सप्लाई किया जा रहा है वो एज पर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट है आपस का रेसिपिएंट और सप्लायर का, उसके बेसिस पे ही कॉन्ट्रैक्ट सर्विस सप्लाई किया जा रहा है। दूसरा क्या था? एमआरओ सर्विस। एमआरओ सर्विस किसके रिस्पेक्ट में और किसको दिया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। किसके रिस्पेक्ट में? एयरक्राफ्ट या वेसल। किसको दिया जा रहा है? एक ऐसे आदमी को दिया जा रहा है जो कि उसका यूज करेंगे कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में। तो उसका क्या हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। बस एक बार रिवाइज करेंगे फिर आज का क्लास खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्लैरिफिकेशंस जो है प्लेस ऑफ सप्लाई पे, कुछ सर्कुलर्स के थ्रू क्लैरिफिकेशंस है वो देखेंगे, और 1-2 छोटा मोटा प्रोविजन है OIDR सर्विस का रजिस्ट्रेशन, और एक हम लोग एक्शनेबल क्लेम्स के बारे में देखेंगे।
नेक्स्ट क्लास में। तो मोटा लगभग आपका प्लेस ऑफ सप्लाई खत्म ही है, अगला क्लास में तो पूरा ही खत्म हो जाएगा। एक बार बस रिवाइज करके आज का रैप अप करते हैं। पहला डिफॉल्ट सबको ही पता है, डिफॉल्ट केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट का लोकेशन नहीं है तो आपको अपना पता ही है, तो आप लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस ही हो जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई कब नहीं पता है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं पता है। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, प्लेस वेयर पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी, जहां पे पैसेंजर इम्बार्क करते हैं कन्वेंस में, वही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, कोई कन्वेंस में ऑन बोर्ड कोई सर्विस मिलता है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और क्या, एनबीएफसी प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइडेड बाय दीज टू, किसको, अकाउंट होल्डर्स को। बहुत इंपॉर्टेंट, कस्टोडियल सर्विस नहीं आता है क्योंकि वो अकाउंट होल्डर को नहीं माना जाता है। नेक्स्ट, हाइडिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग याच बट एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट्स एंड वेसल्स। कितने पीरियड के लिए, 1 महीने के पीरियड के लिए। तो एयरक्राफ्ट और वेसल्स का हायरिंग यहाँ पे कवर्ड नहीं है। क्या हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस आपका कहाँ पे, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी और हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के केस में। ओआईडीएआर सर्विस क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। तो ये सब डिफॉल्ट प्रोविजन के तरह ही है, मतलब लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाएगा ओआईडीएआर के केस में। आपका इस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस था, मतलब ये तीनों केस में अलग अलग था। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में जहाँ पे आप इम्बार्क करते हैं, ऑन बोर्ड अ कन्वेंस जहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर है, बैंकिंग कंपनी और ये सब में क्या था, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। ओआईडीआर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, पर लोकेशन ऑफ सर्विस को मान लिया जाएगा कि वो टैक्सेबल टेरिटरी में है अगर 7 में से कोई भी 2 नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो, जिसमें से 3 एड्रेस से रिलेटेड है, 2 बैंक से रिलेटेड है और 2 नेटवर्क से रिलेटेड है। एड्रेस क्या था, जो एड्रेस वो इंटरनेट के थ्रू प्रेजेंट कर रहा है, सारा रेसिपिएंट ऑफ सर्विस का ही चेक करेंगे। तो जो एड्रेस वो प्रेजेंट कर रहा है इंटरनेट के थ्रू वो टैक्सेबल टेरिटरी में, आईपी एड्रेस टैक्सेबल टेरिटरी में, बिलिंग एड्रेस टैक्सेबल टेरिटरी में है। बिलिंग, आईपी और जो एड्रेस प्रेजेंट किया जा रहा है, 3। बैंक से रिलेटेड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी कार्ड से वो पेमेंट सेटल कर रहा है वो टैक्सेबल टेरिटरी में इशू हुआ है, या फिर जो बैंक अकाउंट जिस बैंक में अकाउंट मेंटेन कर रहा है वो टैक्सेबल टेरिटरी में है। 5 हो गया। 2 इंटरनेट सिम कार्ड से रेसिपिएंट ऑफ सर्विस का सिम कार्ड का कंट्री कोड इंडिया का है, और जिस फिक्स लैंडलाइन से वो सर्विस रिसीव कर रहा है वो टैक्सेबल टेरिटरी है। तो इंडिया यूज नहीं करके टैक्सेबल टेरिटरी यूज। तो 7 का अगर में से कोई 2 नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई को मान लिया जाएगा कि इंडिया में है, बिकॉज रेसिपिएंट को मान लिया जाएगा अगर इंडिया में है, और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट था सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स। गुड्स के केस में या इंडिविजुअल के केस में जहां पे कि गुड्स का होना या इंडिविजुअल का फिजिकली होना जरूरी है तभी जाके वो सर्विस को प्रोवाइड किया जाएगा। उस केस में जहां पे वो सर्विस को परफॉर्म किया जा रहा है वही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट क्या था, इसमें एक था कि टेम्पोरली अगर इंडिया में इंपोर्ट करते हैं तो वहां पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, लेकिन पुट टू यूज इंडिया में नहीं होना चाहिए। पुट टू यूज इंडिया में अगर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। इससे एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ये याद रहे। अगर कोई सर्विस रिमोट लोकेशन से प्रोवाइड किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू, तो जहां पे गुड्स का लोकेशन है एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, लोकेटेड है या इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है वही हो जाएगा। एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट, जहां पे इवेंट हुआ है। नोट क्या है, अगर एक टैक्सेबल टेरिटरी और अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में ये तीनों सर्विस, कौन सा जहां पे फिजिकली अवेलेबल होना गुड्स का या इंडिविजुअल का जरूरी है, मूवेबल प्रॉपर्टी और ऑर्गेनाइजेशन और एडमिशन टू एन इवेंट। इवेंट अगर इंडिया में हुआ है, यूएस में भी हुआ है तो इंडिया हो जाएगा। इंडिया, यूएस, यूके, दुबई, बहुत जगह हुआ है इंक्लूडिंग इंडिया, तो इंडिया हो जाएगा। इंडिया में बहुत स्टेट में हुआ है, गुजरात, बिहार, दिल्ली, बहुत सारे स्टेट या यूटीज में हुआ है तो एग्रीमेंट में अगर दिया हुआ है तो एग्रीमेंट में, नहीं तो रूल्स जो हम लोग नेक्स्ट क्लास या वीडियो में देखेंगे वो हो जाएगा। हर एक स्टेट में बेसिकली अपॉर्शन करना है किस स्टेट को कितना टैक्स मिलेगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है डबल टैक्सेशन को रोकने के लिए कुछ सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई, और उस बेसिकली वो प्लेस ऑफ इफेक्टिव एंजॉयमेंट ऑफ सर्विस के बेसिस पे होगा।
और उस प्रोविजन के अंदर में 3 सर्विस नोटिफाई किया गया, जो कि हम लोग 2 सर्विस के टर्म में लिखे हैं उसको। पहला क्या है, R&D सर्विस, किस चीज का, फार्मास्यूटिकल सेक्टर का 10 R&D सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, जो सप्लायर इंडिया में है, टैक्सेबल टेरिटरी में है। किसको प्रोवाइड कर रहा है, जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है। परफेक्ट क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, तो नोटिफाइड सर्विस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस ही होगा। कंडीशन क्या है इसमें, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में सर्विस प्रोवाइड किया हुआ होना चाहिए, और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का सारा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए एक्सेप्ट प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि वो यहां से निकलेगा। MRO सर्विस, मैनेजमेंट नहीं, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सर्विस, मेंटेनेंस, रिपेयर या ओवरऑल सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है किसके रिस्पेक्ट में, एयरक्राफ्ट, वेसल, पार्ट्स उसका सब रिलेटेड कुछ भी हो, किसको प्रोवाइड किया जा रहा है, ऐसे आदमी को प्रोवाइड किया जा रहा है जो उसका कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज करेंगे। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। तो आज का हम लोग का रिवाइज भी हो गया, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्लेस ऑफ सप्लाई खत्म करेंगे, तब तक आप लोग इसको सारा देख लीजिए। कोई भी डाउट आप इस पे भेजिए, ठीक है। थैंक यू।